ओके गाइस, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज प्रैक्टिस बैच। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, आज अपने स्टार्ट करने वाले इंटरनेशनल टैक्सेशन और आज का टॉपिक होगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डी डबल ए। आज का टॉपिक होगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डी डबल ए। 7 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन। एक 7 नहीं बोलूंगा मैं, दो ही बोलूंगा। 14 मार्क्स का दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट से, डी डबल ए। और इनका एक स्टैंडर्ड सेक्शन है, जो ये सेक्शन जहां से ये पूछते हैं ये क्वेश्चंस, और वो है सेक्शन 91। सेक्शन 91 टॉक्स अबाउट यूनिलैटरल रिलीफ। If I'm a resident of a country and I'm earning income outside India in another country, I am exposed to tax in both the countries. But somehow India does not have DTAA with that country in which I am earning income. So if India does not have DTAA with that country in which I am earning income, how will I be getting any relief in India? Section 91 will talk about that relief, जिसको हम बोलते हैं unilateral relief. There's a formula: doubly taxed income into lower of foreign rate of tax and Indian rate of tax. That will be the relief which you will be getting from your Indian income tax. Because Indian income tax is levied on that income, foreign income tax is also levied on that income. So Indian government will give a relief to the extent of lower of foreign income, I mean doubly taxed income into lower of Indian rate of tax or foreign rate of tax. बस यही सिंपल चीज है ना, पूरे पूरे डी डबल ए वाले चैप्टर में इन्होंने कूट कूट के बार बार पूछा है। इस बार तो इन्होंने थियरी क्वेश्चन पूछ लिया डी डबल ए में से, एक थियरी क्वेश्चन पूछ लिया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया। तो एनीथिंग कैन कम इन योर एग्जामिनेशन गाइस। यू नीड टू बी बेस्ट प्रिपेयर्ड। आपको अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, सो दैट आप वहां पे कोई भी तरीके से आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं आए, सर इशू नहीं आए। Am I clear on this? बोलो भाई, क्या सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग? चलिए सर, एक बार अपने क्वेश्चन आंसर स्ट्रेट अवे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक बार जब आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत चीज यहाँ पे आइडिया हो जाएगा सर। ठीक है, एमसीक्यूज हम बाद में आएंगे। पेज 14.1 में आते हैं। मैं बैकवर्ड चलूंगा। देखो, डी डबल ए वाले चैप्टर में ना मैंने आपको एक क्यूआर कोड दिया है बेटा। मैंने यहाँ पे खाली सीएमए का क्वेश्चंस डाला है, क्योंकि सीएमए में भी बहुत सारे क्वेश्चंस डी डबल ए में से आते हैं। तो मैंने खाली सीएमए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन डाला है, वरना ये मैट बहुत बल्कि हो जाता। अगर आपको सीए इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो अलग से मैंने आप लोग के लिए क्यूएनए फॉर्मेट में चैप्टर वाइज डी डबल ए का ही मैंने क्यूआर कोड आपको दिया दे के रखा है प्रिंटेड बुक में। आप प्लीज इसको स्कैन कर लेना और इसका आपको सॉफ्ट कॉपी जो है सामने आ जाएगा। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लेना, सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कर लेना, कॉपी से पढ़ लेना, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लेना। मैंने खाली ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में और डी डबल ए वाले चैप्टर में, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट का बहुत सारा क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर दो चैप्टर्स में, तो आई हैव नॉट एडेड एनी ऑफ दीज चैप्टर्स का सीए मटीरियल। मैं खाली सीएमए तक ही यहाँ पे स्पेसिफिक रहा हूँ, एंड सीएमए इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चंस ज्यादातर यहाँ पे एग्जाम में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पहले ये प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे तो आप सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए लेट्स बिगिन। ठीक है, बैकवर्ड चलेंगे अपने, मतलब जो लेटेस्ट आया हुआ एग्जाम में उसको अपने पहले फिनिश करेंगे। इस बार ये थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 25 में। दिसंबर 25 का अटेम्प्ट थोड़ा सा ट्रिकी था। दिसंबर 25 का अटेम्प्ट बेटा थोड़ा सा ट्रिकी था। यहां पे इन्होंने एकदम जो है ना ट्रिकी क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ लिया। ठीक है, यहां पे एकदम ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए एक बार अपने स्टार्ट करते हैं पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 25 बैकवर्ड्स। आनंद, a resident individual age 55 years, is the CEO of ACE Limited. Anand, a resident individual
age 55 years, is the CEO of Ace Limited, Chennai. He furnishes the following particulars of the income earned by him in India and countries head for the previous year 25-26. उसको डिटेल दे दिया है कि वो ये सारा इनकम अर्न किया है इंडिया में एंड कंट्रीज हेड में. सैलरी किससे कमाया है? एस लिमिटेड से 24 लाख. लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 2,50,000. इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी 1,50,000. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री जेड $15,000. रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कंट्री जेड फॉर अ फिक्शनल बुक, ध्यान देना फिक्शनल बुक, ड्यू एंड रिसीव्ड ऑन 10th April 2026. यानी नेक्स्ट ईयर रॉयल्टी इनकम आपका ड्यू एंड रिसीव हुआ है $10,000 और यहां पे बोल दिया है इट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80 QQB. 10th April 2026 को आपकी ये रॉयल्टी इनकम ड्यू एंड रिसीव हुई है. ये है कंट्री जेड का. और आपको ये डिटेल किसका दिया है? आपको यह इनकम निकालने बोला है प्रीवियस ईयर 25-26 का. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन कंट्री जेड. कंट्री जेड में जो कंपनीज है हमने उस पर हम शेयर्स होल्ड करके रखे थे, हमने उसको सेल किया. सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट हेल्ड इन कंट्री जेड ऑन 20th March 2026 और इसमें $6,000 में हमने कैपिटल गेन अर्न किया. ठीक है, ये करंट ईयर में ही है. इंडिया डज नॉट हैड एंटर इनटू DTAA विद कंट्री जेड. Fiscal year is the same for income tax in India and country Z. Rate of tax in country Z is 20% and for all incomes, income tax was paid by Anand in country Z on 25th May 2026. थोड़ा ध्यान देना, income tax कब पे किया आनंद ने country Z में 25th May 2026 को पे किया for the income of the year ended 31st March 2026. The exchange rate of the Indian currency as per $1 as per the RBI reference rate is आपको अलग अलग रेट दे दिया है. 31st March 25, 31st March 26. अकॉर्डिंगली ये सारा 20th Feb 26, 30th April 26, 20th March 26 एंड 10th April 26 अलग अलग डेट्स आपको दे दिया है सर. रेट रिक्वायर्ड क्या है? एनालाइज एंड एसेस द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय आनंद इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अज्यूमिंग दैट. देखो ध्यान देना, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको इनकम निकालना है, टैक्स निकालना है. ठीक है, इनकम भी निकालना और टैक्स भी निकालना है. अज्यूमिंग दैट ही हैज शिफ्टेड, ही हैज सैटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 91. अज्यूमिंग दैट ही हैज सैटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 91. ठीक है, तो एक एक करके अपने चलते हैं. अपने को सबसे पहले इंडियन इनकम निकालना है कि इंडिया में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा. सारे ही है सर, क्योंकि रेसिडेंट है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा. तो आपको फॉर्मेट बनाना था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. सबसे पहले क्या होगा? सैलरीज. सैलरीज कितना है सर? 24 लाख का सैलरी है. 24 लाख में आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 16(1)(a) आपको दे दिया जाएगा. तो आपका यहाँ पे इनकम कितना आ गया? 23,25,000. क्या बोला? 23,25,000 आपका यहां पर इनकम आ गया सर. नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. इसका कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आपको डिडक्शन मिलता है. इसको आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउएबल फॉर सेल्फ एसओपी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में इसका कोई भी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है बिजनेस इनकम आपने कमाया कंट्री जेड में. कंट्री जेड में कितना इनकम कमाया? 15,000 का आपने बिजनेस इनकम कमाया कंट्री जेड में. बिजनेस इनकम के लिए हमने नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में भी पढ़ा था, रूल 115 में लिखा हुआ है कि बिजनेस इनकम के केस में प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग डेट का रेट होगा, जैसे इस केस में प्रीवियस ईयर 31 मार्च 25-26 है, तो अपने को 31 मार्च 26 का जो रेट है यानी कि 75 रुपीज, $1 इक्वल टू 75 रुपीज, हमें 75 रुपीज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? अपना इक्विवेलेंट INR निकालना पड़ेगा. तो 15,000 इंटू 75 रुपीज. क्या बोला मैंने? 15,000 इंटू 75 रुपीज. तो 15,000 इंटू 75 गिव्स यू 11,25,000. रूल 115 के हिसाब से 15,000 यहां पे टोटल आपका डॉलर है
जो कि बिजनेस इनकम है कंट्री जेड का। इस बिजनेस इनकम को आपको इक्विवेलेंट आईएनआर में कन्वर्ट करना है और $15,000 इंटू 75 रुपीज के हिसाब से 11,25,000 जो है वो आपका पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। वो पीजीबीपी इनकम आप अपने ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कंट्री जेड फॉर फिक्शनल बुक ड्यू एंड रिसीव्ड ऑन 10th अप्रैल 2026। ठीक है, अब देखो रॉयल्टी इनकम जो होगा, रॉयल्टी इनकम हमने कंट्री जेड में, कंट्री जेड का रिसीव किया कितना 28 मार्च को, मतलब सॉरी ये कितना है $10,000 आपका ड्यू एंड रिसीव हुआ 10th अप्रैल 2026 को। ठीक है, तो यहां पर रॉयल्टी इनकम को एक बार आप छोड़ो, पहले अपने पीजीबीपी में आ रहे थे, पीजीबीपी वाला चीज को खत्म कर लेते हैं। पीजीबीपी ओवर हो गया, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैप गेन, उसके बाद देखो रॉयल्टी इनकम आपका अदर सोर्सेज इनकम होगा तो उसको अपने क्रोनोलॉजिकली हेडवाइज चलते हैं। एक बार लॉन्ग टर्म कैप गेन में आ जाइए। लॉन्ग टर्म कैप गेन बोला है सेल ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड इन कंट्री जेड, सेल प्रोसीड्स क्रेडिट कब हुआ, ध्यान से देखो बेटा 28 मार्च 26 को, यानी कौन से मंथ में क्रेडिट हुआ, मार्च 2026 में ये क्रेडिट हुआ, वो भी $6,000। कैपिटल गेन का रूल के हिसाब से हमने पढ़ा है कि इन दिस सिचुएशन ऑफ कैपिटल गेन आपको लास्ट मंथ का, इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, इन द ईयर इन विच द शेयर्स वर ट्रांसफर्ड, लास्ट मंथ का क्लोजिंग डेट का रेट लेना पड़ता है। तो मार्च का अगर आपका ट्रांसफर है तो आपको फेब्रुअरी मंथ का जो रेट है, फेब्रुअरी में रेट क्या है सर, 20 फेब का रेट दिया हुआ होगा 74.5, तो 74.5 जो है 20 फेब का 74.5 के हिसाब से आपको 6,000 इंटू 74.5 करना है, और इससे जो है आपका यहां पर डिडक्शन आ जाएगा, दैट इज सॉरी लॉन्ग टर्म कैप गेन आ जाएगा, दैट इज 4,47,000। ठीक है, 4,47,000 आपका यहां पर जो है टोटल कैपिटल जो है गेन आ जाएगा। नेक्स्ट रॉयल्टी इनकम में भी यही है, देखो $10,000 है, तो $10,000 है तो $10,000 के हिसाब से आपको रॉयल्टी इनकम में क्लोजिंग रेट लेके चलना पड़ेगा। 10,000 इंटू कितना 75, तो 10,000 इंटू 75 कितना हो गया मेरा 7,50,000। ठीक है, 10,000 इंटू 75 7,50,000। उसके बाद देखो बैंक एफडी है मेरा आईएफओएस में 1,50,000, मैं क्या करूंगा, मैं बैंक एफडी ऐड कर दूंगा, तो मेरा नेट इनकम कितना आ रहा है एफओएस का 1,50,000 प्लस 7,50,000 9 लाख रुपीस। ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, मुझे सब ऐड कर देना है। तो मैं जब ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा मेरा 23,25,000 प्लस 11,25,000 प्लस 4,47,000 प्लस 9 लाख, दिस विल कम अराउंड 47,97,000। ठीक है, $47,97,000। डिडक्शन आपको कुछ मिलना नहीं है, तो क्योंकि आपको डिडक्शन मिलना नहीं है आप सीधा यहां पे टैक्स निकाल लेंगे। तो 47,97,000 के हिसाब से सर हमें पहले तो सेस ऐड, पहले तो इसका टैक्स ऐड करना पड़ेगा। तो टैक्स कैसे ऐड करेंगे सर, 47,97,000 के हिसाब से हमें पहले इनकम टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले चलो अपने इनकम टैक्स निकालते हैं अप टू 4 लाख, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजीम है, तो डिफॉल्ट टैक्स रेजीम में 24 लाख तक के इनकम पे हमको पता होना चाहिए टैक्स होता है 3 लाख। ठीक है, 4 लाख से 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, ऐसे करके 5% टैक्स स्लैब आपका इंक्रीज हो रहा है। 24 लाख तक के आपके ऊपर इनकम पे फ्लैट अमाउंट ऑफ टैक्स हमेशा आएगा 3 लाख रुपीस। उसके बाद आप बैलेंस देखिए, 24 लाख हम माइनस करते हैं 23,97,000, इस पे मेरे को टैक्स आएगा 7,19,100, 30% ऑन इनकम अबव 24 लाख। तो टोटल करने के बाद मेरा आ रहा है 10,19,100। ठीक है, अब 10,19,100 पे मुझे यहाँ पे सेस ऐड करना है 4%, तो 10,19,100 पे मैं 4% सेस ऐड करूंगा 40,764, 40,764 में ऐड करूंगा। इसको ऐड करने के बाद मेरा टोटल अमाउंट आ रहा है 10,59,864, 10,59,864 आपका टोटल टैक्स आ रहा है। अब ये आपका टोटल टैक्स आ रहा है और ये आपका टोटल इनकम आ रहा है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स पता चल जाएगा। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स पता चल जाएगा। तो सर टोटल टैक्स पेबल आपका 10,59,864 आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 47,97,000 से, इससे आपको एवरेज रेट ऑफ इंडियन टैक्स पता चल जाएगा विच इज कमिंग टू 22.09%।
लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉरेन कंट्री में तुम्हारा टैक्स लगा था 20% ओनली, इंडिया में तुम्हारा टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो आपको अल्टीमेटली क्रेडिट 20% रेट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि विच एवर इज लोअर हम देखते हैं। बस अब हमने को यहाँ पे ये चेक करना है कि सर इसमें हमारा डबली टैक्स्ड इनकम कौन सा है, कौन सा फॉरेन इनकम है, बस उसी पर आपको रिलीफ मिलेगा। इंडियन इनकम पे रिलीफ कैसे मिल सकता है, इंडियन इनकम थोड़ी ना 2 बार टैक्स हुआ है, फॉरेन इनकम जो है वो 2 बार टैक्स हुआ है। तो इस पूरे में आप देख लो फॉरेन इनकम क्या क्या होगा, मेरा फॉरेन इनकम क्या क्या होगा पूरा एक बार चेक कर लो। कंट्री जेड का बिजनेस इनकम ये फॉरेन इनकम है, लॉन्ग टर्म कैप गेन फॉरेन इनकम है, इंटरेस्ट ऑन एफडी फॉरेन इनकम नहीं है, और रॉयल्टी इनकम भी फॉरेन इनकम है। तो 11,25,000 प्लस 4,47,000 प्लस 7,50,000, ये तीनों मिलाकर मेरा डबली टैक्स्ड इनकम आ रहा है 23,22,000। अब इस 23,22,000 में मैं 20% जो है वो अप्लाई करूंगा। 20% अप्लाई करने के बाद मेरे को आएगा 4,64,400, और ये जो 4,64,400 है मेरे को ये एक तरह से रिलीफ मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा मेरे टैक्स में से अंडर सेक्शन 91। फाइनली मेरा टैक्स कितना आएगा 5,95,464, और इसको हम राउंड ऑफ कर देगा 5,95,460। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर देगा 5,95,460। तो यहां पर DTAA में इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेट घुसा दिया कि आपको पता होना चाहिए कि कैप गेन हो गया तो आपको प्रीसीडिंग मंथ का लेना है, बिजनेस हो गया तो आपको क्लोजिंग डेट का लेना है। इस तरीके से आपको एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए कि आपको कौन सा रेलेवेंट एक्सचेंज रेट लेना है टू कंप्यूट योर इनकम। तो यहाँ पे इनकम टैक्स रूल नंबर 115 को नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन वाला पार्ट को DTAA के साथ इन्होंने मिक्स करके ये सवाल पूछ लिया था पास्ट टर्म पेपर December 25। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कोई स्टूडेंट अगर DTAA को अच्छे से पढ़कर गया है तो ट्रस्ट में उसके लिए ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बट पहले भी इंस्टीट्यूट ने इस तरह का क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर में टेस्ट किया है सर। कैसे देखो, एक्सप्लेन द एग्जेम्पशन मेथड, क्रेडिट मेथड, टैक्स पेयरिंग मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डबल टैक्सेशन रिलीफ। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि अलग अलग मेथड ऑफ रिलीफ मिलता है DTAA के हिसाब से। तो एक वो एग्जेम्पशन मेथड वेयर द वन कंट्री provides an exemption to the income which is doubly taxed। तो वन कंट्री क्या करेगा, पूरा एग्जाम्पशन दे देगा। जनरली द रेसिडेंट कंट्री गिव्स द राइट टू टैक्स द इनकम, सोर्स कंट्री विल टेक द टैक्स। तो एग्जाम्पशन मेथड में क्या होता है, रेसिडेंट कंट्री विल गिव द राइट, विल वेव द राइट टू टैक्स, बट सोर्स कंट्री विल टेक द टैक्स। यानी जिस कंट्री में इनकम अराइज हो रहा है वहां पे टैक्स लगेगा, बट जिस कंट्री का में वो रेसिडेंट है वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पशन मेथड में ये होता है। एक फुल एग्जाम्पशन मेथड भी होता है सर। फुल एग्जाम्पशन मेथड क्या हुआ सर, अंडर दिस मेथड द इनकम अर्न्ड इन द स्टेट ऑफ सोर्स इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द स्टेट ऑफ रेसिडेंस। यानी कि जो स्टेट सोर्स में आपने कमाया है, दूसरे कंट्री में कमाया है, वो रेसिडेंट कंट्री में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये फुल एग्जेम्पशन मेथड। फिर होता है सर एग्जेम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड। अंडर दिस मेथड इनकम फ्रॉम स्टेट ऑफ सोर्स इज कंसिडर्ड बाय स्टेट ऑफ रेसिडेंस ओनली फॉर टैक्स पर्पसेस। यानी जैसे अपने याद करो रेट पर्पसेस में अपने एग्रीकल्चरल इनकम करते थे, एग्रीकल्चरल इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ जोड़ के फिर एक बार टैक्स निकालते थे, सेम चीज यहां पर भी एग्जेम्पशन होगा विद प्रोग्रेशन मेथड। नेक्स्ट होता है सर टैक्स क्रेडिट मेथड। नेक्स्ट आपसे ये पूछा है कि टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स क्रेडिट मेथड। तो इन दिस टैक्स क्रेडिट मेथड जो हम सेक्शन 91 के लिए करते हैं, द रेसिडेंट रिमेन्स लायबल इन द कंट्री इन विच इट इज रेसिडेंट ऑन इट्स ग्लोबल इनकम, बट एज फार एज क्वांटम ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज कंसर्न्ड द क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड इन द सोर्स कंट्री विल बी गिवन बाय द रेसिडेंट कंट्री अगेंस्ट इज डोमेस्टिक टैक्स एज इफ द फॉरेन टैक्स वर पेड टू द कंट्री ऑफ द रेसिडेंट ओनली। जैसे इंडिया तुमको क्या करता है, डिडक्शन 91 देता है या 90 देता है, वो ये सोच के देता है ना कि वो टैक्स तुमने उसी को दिया है, तो तुम उसी को ये टैक्स दिया, ये सोच के तुमको क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। इन दिस मेथड देयर आर टू मेथड्स। क्रेडिट मेथड में भी दो मेथड है, एक है फुल क्रेडिट और एक है ऑर्डिनरी क्रेडिट। ठीक है, सेम चीज आप पढ़ लेना। वैसे टैक्स स्पेयरिंग मेथड होता है, स्टेट ऑफ रेसिडेंस विल अलाउ यू द क्रेडिट फॉर द डीम्ड टैक्स पेड ऑन द इनकम विच इज अदरवाइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द स्टेट ऑफ सोर्स। मतलब ऑल्दो तुमने स्टेट ऑफ सोर्स में कोई टैक्स नहीं दिया है, ये जनरली कोई कंट्री फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है किसको, टैक्स पेयर को, कि तुमने सोर्स स्टेट में कोई टैक्स नहीं दिया है, डीम्ड मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर एग्जेम्पशन मिला है इसलिए तुम टैक्स नहीं दिया, लेकिन अगर एग्जेम्पशन नहीं मिलता तो क्या टैक्स होता है, उसका क्रेडिट तुमको हम रेसिडेंट कंट्री में दे देते हैं। तो ये है आपका टैक्स स्पेयरिंग प्रोविजंस। देखो इतना बड़ा बड़ा सब लोग प्रैक्टिस करके गया होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप
बेसिक्स नहीं जानते, सीएमए इंस्टीट्यूट के सिलेबस के हिसाब से अगर आप अपना प्रैक्टिस को अपडेट नहीं रखते हैं, डेफिनेटली यू विल नॉट हैव अ एज इन द एग्जामिनेशंस। खाली सीए का मैट करके जाने से नहीं होगा, आपको सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस के लिए जो है प्रोसीड करना चाहिए और सीएमए एक्सक्लूसिव बैच के लिए ही आपको जाना चाहिए, सीएमए का मैट फॉलो करना चाहिए। ये था सर हमारा दिसंबर 25 का पास्ट टर्म पेपर। उसके बाद अपने आते हैं एमटीपी दिसंबर 25 में आइए, ठीक है। अब अपने आते हैं किसमें, मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 25। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। अंकित एज 53 इज द सीएफओ ऑफ भारत इंडिया लिमिटेड सिंस 1 अप्रैल 2020। हिज इनकम इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ ये सारा इनकम है सर, ठीक है। अल्टीमेटली आपको क्या बोला है, देखो आप एक चीज नोटिस करो, एमटीपी दिसंबर 25 में इन्होंने ये सारा एक्सचेंज रेट ये सब दे दिया था। इसी तरह का क्वेश्चन इन्होंने पास्ट टर्म पेपर में पूछा, तो इसका मतलब मॉडल टेस्ट पेपर को ना एकदम पूरा वर्ड बाय वर्ड सॉल्व करके जाओ, कहीं ना कहीं कुछ चीज तो वहां से बोरो किया जाएगा इन योर एग्जामिनेशन। तो बेटर है आप अपना मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स में बहुत ध्यान दो। हो सकता है 2-3 टर्म पहले का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 4 टर्म पहले का क्वेश्चन आ जाए, जो मैं अपने प्रैक्टिस बैच में सारा कवर कर रहा हूं सर, ठीक है। तो अंकित एज 53 इज द सीएफओ, ये सारा आपको डिटेल दे दिया है। सैलरी बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन एसओपी, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी फॉर द ईयर एंडेड इन कंट्री है, उसका ये सारा बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम है। म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द अबव वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, वहां पे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट इंडिया में ऑब्वियसली मिल सकता है। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन कंट्री ए वेयर डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड इन मार्च, ठीक है। तो डिविडेंड को भी अपने को रूल 115 के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिजनेस इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैप गेन जो है सेल ऑफ शेयर्स, इसको भी अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे कन्वर्ट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। इंडिया हैज डीटीडब्ल्यूए विद कंट्री ए एंड द टैक्स पेड इन कंट्री ए इज एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया का टैक्स डीटीडब्ल्यूए है एंड द फिस्कल ईयर इज सेम इन बोथ कंट्री ए एंड इंडिया। रेट ऑफ टैक्स दे दिया है कंट्री ए में 20% इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द इनकम। इनकम टैक्स पेड वाज पेड बाय अंकित ऑन 25 May फॉर द इनकम ऑफ द ईयर एंडेड दिस इन कंट्री। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के बाद वो टैक्स पे किया होगा। आपको टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी पूछा बेटा अंकित का। अज्यूम अंकित पेज टैक्स अंडर 115 BAC। आपको सारा रेट्स दिया हुआ है अलग अलग डेट का, ठीक है, आपको सारा रेट्स दिया है अलग अलग डेट का। तो सबसे पहले तो अपने को इनकम पे फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से ही आपको अपना इनकम कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक एक करके हेड पकड़ेंगे। सैलरी पकड़े तो सैलरी 25,25,000 है, इसमें आपको स्टैंड डिडक्शन कितना मिलेगा 75,000। तो देखो सबसे पहले हमने सैलरी में से 25,25,000 माइनस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया, तो यहाँ पर आपकी इनकम कितनी आ रही है 24,50,000 रुपीज। यहाँ पे आपकी इनकम कितनी आ रही है 24,50,000 रुपीज आपके यहाँ पे इनकम आ रही है। नेक्स्ट देखो आपको हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसका कुछ नहीं करेंगे आप, ये निल हो जाएगा सर। आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट देना पड़ेगा दैट सिंस यू हैव ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, नो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, इसको अपने बाद में देखते हैं क्योंकि आईएफओएस वाला पार्ट है। सैलरी के बाद आता है सीधा एचपी, और एचपी तुमको याद दे दिया है रेंटल इनकम। आपको हमेशा हेडवाइज चलना चाहिए। रेंटल इनकम कितना हाउस प्रॉपर्टी से इन कंट्री है $4,500 आपका रेंटल इनकम है सर, ठीक है। तो रेंटल इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी से कंट्री ए में $4,500 है। तो आपको पता है कि आपको फॉरेन कंट्री में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट इंडियन गवर्नमेंट तो उसका डिडक्शन आपको देगी सर, भले ही आपने फॉरेन कंट्री में म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है, क्योंकि देयर इज नोवेयर रेस्ट्रिक्शन इन द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया दैट फॉरेन म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ऐसा कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 4500 में से आप 450 क्या करेंगे लेस करेंगे, उसके बाद आपका एनएवी आएगा, उसमें से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, फिर आपका आएगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम। और हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कन्वर्जन रेट बोलता है क्लोजिंग डेट का रेट। तो 31 मार्च 26 का हमें रेट देखना पड़ेगा कि 31 मार्च 26 का हमारा रेट क्या है, 72 आ रहा है, राइट। तो सर अपने क्या करेंगे 2835 को इंटू 72 करके हमें अपना फाइनल आंसर निकालना होगा, दैट इज आवर हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन आईएनआर, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन आईएनआर। और एसओपी जो है यहां पर आपने लिख दिया नो लॉस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट, नो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एसओपी अंडर 115 बीएससी, ठीक है। क्योंकि अपने टैक्स तो आपका फाइनल इनकम कितना आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी का 2,04,120, ठीक है। तो ये सर अपना कितना हो गया बेटा रेंटल इनकम हो गया। नेक्स्ट अपने आते हैं, ये म्युनिसिपल टैक्स हो गया, रेंट हो गया, तो इसको अपने अंडरलाइन कर दिए। अच्छा अब एक बार एचपी के बाद आता है पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में तुम्हारा इनकम कितना है $25,000, राइट।
पीजीबीपी में तुम्हारा इनकम कितना है, $25,000 है। अब $25,000 है, तो पीजीबीपी में अपना क्लोजिंग रेट क्या होगा, वही एक्सचेंज रेट क्या होगा, 72 होगा, 31 मार्च 26। तो 25,000 इंटू 72, ये अपने क्या लेके चलेंगे, अपना पीजीबीपी इनकम, दैट इज 18,000। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 18,000 सर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 18 वट एवर, सॉरी 18 लाख। 25,000 इंटू 72, ये हो जाएगा मेरा 18 लाख। तो पीजीबीपी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट अपना आता है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, एसटीसीजी 5,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड इन कंट्री ए एंड सेल प्रोसीड्स कब क्रेडिट हुआ, ध्यान दो, मार्च में। तो हमने कैप गेन में पढ़ा था, इन द ईयर इन विच ट्रांसफर हैपेंड प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ दैट ट्रांसफर ईयर। तो मार्च है, तो आपको फेब्रवरी का जो है जो है डेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 70 रुपीज आपका 29 फेब का है। ठीक है, तो ये 28 फेब कर देना, 28 फेब 2026 है। ठीक है, तो सर यहाँ पर हमें क्या करना है, 70 रुपीज का हमें रेट लेके चलना पड़ेगा। तो 5,000 अपने को पता ही है, तो 5,000 इंटू 70, शॉर्ट टर्म कैप गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड इन कंट्री ए, दैट इज 5,000 इंटू 70 बीइंग द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। तो ये कितना हो गया हमारा, 3.5 लाख। ये हमारा कितना हो गया, 3.5 लाख, 3,50,000। ठीक है, तो ये हो गया अपना 3,50,000। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये 3,50,000 हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन कंट्री ए, 3,50,000। ठीक है, अब देखो आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बैंक एफडी, ये तो इंडियन इनकम है, ये तो आपका यहीं पर टैक्सेबल होगा और इस पे कोई एक्सचेंज रेट नहीं है, तो ये आप एज इट इज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन नीचे देखो, नीचे एक डिविडेंड इनकम भी है, ध्यान दो, नीचे एक डिविडेंड इनकम भी है, एंटर हो गया इस पर, डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन कंट्री ए वेयर डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड कब, मार्च में। आपका डिविडेंड कब पे हुआ, आपको मार्च में डिक्लेयर हुआ, तो आपको इसका प्रीसीडिंग मंथ का रेट लेके चलना पड़ेगा एज पर रूल 115। अगेन लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, यानी कि फरवरी 2026 का रेट लेना पड़ेगा। तो आपका सेम है, 70 रुपीज का रेट था ना, आपको 10,000 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ डॉलर्स, तो 10,000 इंटू 77 लाख का जो है डिविडेंड और 1,50,000 का इंटरेस्ट, आपका टोटल आईएफओएस कितना है, 8,50,000। तो ये आपका टोटल आईएफओएस है 8,50,000 का। फाइनली जब अपना टोटल इनकम निकालेंगे, डिडक्शन तो मिलेगा नहीं क्योंकि आप डिफॉल्ट रेजिम में, तो फाइनली जब अपना टोटल इनकम निकालेंगे तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा 56,54,120। आपका टोटल इनकम आ जाएगा 56,54,120। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जीटीआई हो गया और ये टोटल इनकम हो गया 56,54,120। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को सीधा टैक्स निकालना है। टैक्स निकाल दीजिए, इसमें सरचार्ज ये सब कुछ आएगा। चलिए बताइए, मैं नहीं दिखाऊंगा, न्यू रेजिम के हिसाब से टैक्स निकालिए। चलिए हम वेट कर रहे हैं, 56,50,54,120 है, इस इनकम पे टैक्स निकालिए न्यू रेजिम के हिसाब से। चलिए निकालिए, मैं वेट कर रहा हूं।
वेरी गुड आंसर, सब बच्चों ने सही जवाब दिया। 14,60,014। मैंने आपको बहुत इजी टेक्निक बता दिया। 24 लाख तक पे आपको 3 लाख टैक्स करना है, रिमेनिंग पे आपको 30% टैक्स करना है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा इस पे आपको सरचार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा 10%, बिकॉज योर टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs। तो जो भी टैक्स आएगा उस पर 10% सरचार्ज ऐड करेंगे, उस पर जो भी फाइनल आंसर आएगा आप 4% सेस ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। अब लास्ट में क्या करेंगे, 4% सेस ऐड कर देंगे। तो यही करना था आपको। आप 10% सरचार्ज ऐड कर दिए, फिर आप 4% सेस ऐड कर दिए, आपका फाइनल आंसर आ रहा है कितना, 14,60,014। अब क्या करने का है सर, अपने को टोटल इनकम पता है, अपने को टैक्स इन इंडिया पता है, अब अपने इफेक्टिव टैक्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इफेक्टिव टैक्स, 14,60,014, ठीक है, 14,64,014, ठीक है। तो ये अपना 14,60,014 है। चलो कैलसी निकालो, 14,60,014 डिवाइड करना है कौन से इनकम के साथ, 56,54,120 इंटू 100। ये आ रहा है कितना, 25.82%। आपका क्या आ रहा है, 25.82%, ठीक है, 25.82%। तो 25.82% अगर हम करेगा तो मैं डबली टैक्स इनकम के साथ करूंगा, वो बाद में निकालते हैं। अब फॉरेन टैक्स कितना है, देखो फॉरेन टैक्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 20%। तो सर 20% मेरा फॉरेन टैक्स है, ठीक है, 20% मेरा फॉरेन टैक्स है। ध्यान देना बेटा, मेरा 20% क्या है, फॉरेन टैक्स। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, थोड़ा हौले हौले करिएगा। यहां पे मुझे ये देखना है कि डबली टैक्स्ड इनकम, अगर मैं डबली टैक्स्ड इनकम इनटू इंडियन रेट ऑफ टैक्स करूं तो क्या आ रहा है आंसर, राइट। तो मेरा यहां पे इंडिया में डबली टैक्स्ड इनकम क्या है, जो मैंने ऊपर लिया है, ध्यान देना। जो मैंने इंडिया में डबली टैक्स्ड इनकम लिया वो क्या क्या है, एक बार ध्यान देना। एक तो सर मेरा सैलरी इंडिया का है, उसको बाहर बाहर का नहीं है। पीजीबीपी बाहर का है, ठीक है, पीजीबीपी मेरा बाहर का है। हाउस प्रॉपर्टी भी मेरा बाहर का है। तो ये सबको ऐड करो, 204,120 प्लस 18 लाख, ये भी बाहर का है, डबली टैक्स हुआ है ये। शॉर्ट टर्म कैप गेन 350, ये भी बाहर का है, डबली टैक्स हुआ है ये। और यहाँ पे 7 लाख जो है वो बाहर का है, 7 लाख। 30,54,120, ये जो जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है यही वो सारे इनकम है जो इंडिया में अक्रू नहीं हुए हैं, ये फॉरेन इनकम में, फॉरेन में अक्रू है, फॉरेन कंट्री में इसका टैक्स लग गया होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा आंसर आ रहा है 30,54,120 पे मैं ये सीधा 25.82% मल्टीप्लाई करके मेरा एक रिलीफ का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप फॉरेन डॉलर्स में आपने टैक्स किस में पे किया है, अपने डॉलर्स में टैक्स पे किया है। तो क्योंकि आपने डॉलर्स में टैक्स पे किया है, आपको एक्सचेंज रेट भी उसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। आपने डॉलर्स में टैक्स पे किया, आपको एक्सचेंज रेट भी यहां पर इसी में निकालना पड़ेगा। ध्यान दो, इनकम टैक्स वॉज पेड बाय अंकित ऑन 25 मई। इनकम टैक्स अंकित ने कब पे किया, 25 मई को पे किया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। वो भी कौन से रेट के हिसाब से, 20% रेट के हिसाब से इसने पे किया। अब हमें क्या करना था, हमें बस करना है कि उसका फॉरेन के हिसाब से उसका डॉलर्स कितना है, ठीक है। अगेन इसने पेमेंट कब किया, इसने पेमेंट कर दिया सर मई महीना में। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो प्रीसीडिंग मंथ का जो रेट होगा दैट इज 30th अप्रैल, क्योंकि सर ये कभी भी खत्म, ये 25 मई है, इसमें तो क्लोजिंग डेट आया नहीं है, तो आपको लास्ट मंथ का रेट लेना पड़ेगा 30th अप्रैल। तो 30th अप्रैल यानी 74 रुपीज, 74 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से मुझे अपना फाइनल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो इसका डॉलर्स कितना है, पहले ये देखो सर आप, ये 20% रेट ऑफ टैक्स है, तो पहले डॉलर्स कैलकुलेट करो, डॉलर्स कितना है। पहले तो $25,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर $25,000 है, तो आप $25,000 ऐड कर दीजिए। उसके बाद $4,500 है, ठीक है, $4,500 ऐड कर दीजिए। 450 का कुछ नहीं होगा, स्टैंडर्ड एक्शन कुछ नहीं होगा, वो सब इंडिया में मिलता है, फॉरेन में नहीं मिलता है, ठीक है। तो 45,000 जो है, लेकिन एक बात श्योर है सर, एक बात थोड़ा ध्यान रखना, आपको डबली टैक्स इनकम निकालना है सर। 4500 आप फॉरेन कंट्री में टैक्स कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आपने इंडिया में कितना टैक्स किया था दोस्त, आप इंडिया में कितना टैक्स किए थे पहले ये बताइए। आप तो इंडिया में पूरा टैक्स किए ही नहीं ना, आप तो इंडिया में 2835 टैक्स किए। आपको डबली टैक्स इनकम देखना है कि ऐसा कंपोनेंट जो दोनों कंट्री में टैक्स लगे। तो इंडिया में तो 2835 पे टैक्स लगा है, आप 2835 के हिसाब से तो कन्वर्ट किए हो, तो यहां पर तो आपको हिसाब से देखा जाए तो 2835 ही ऐड करना चाहिए, हिसाब से देखा जाए तो आपको 2835 ही ऐड करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, बट एक बार अपने ओवरऑल कैलकुलेट करते देखो,
25,000 ये हो गया, 4,500 ये हो गया, तो 25,000 4,500, ठीक है। उसके बाद आप डिविडेंड कितना कर रहे हो, 10,000। डिविडेंड है कितना मेरा, 10,000। और मेरा शॉर्ट टर्म कैप गेन कितना है, 5,000। तो मेरा अल्टीमेटली कितना फॉरेन इनकम हो गया सर, मेरा 44,500 मेरा फॉरेन इनकम हो गया, जो कि अल्टीमेटली 44,500 पे वहां टैक्स लगा है। तो सर 44,500 मेरा डॉलर है, 44,500 के हिसाब से 20% मेरा उस पर टैक्स लगा, ये फॉरेन करेंसी के हिसाब से है। और मैंने मई मंथ में पेमेंट किया है, तो लास्ट मंथ अप्रैल मंथ का रेट कितना था, 74। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई क्या करूंगा, मैं 74 मल्टीप्लाई करके रेट बिंग द लास्ट ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ, इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके 6,58,600 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये 658,600 और 788,500 विच इज लोअर, 658,600। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा नेट टैक्स लायबिलिटी 8,01,414, जिसको आप राउंड ऑफ कर देंगे 8,01,410, जिसको आप राउंड ऑफ कर देंगे 8,01,410, ठीक है, जिसको आप राउंड ऑफ कर देंगे 8,01,410। कोई डाउट गाइस? ओके, चलिए क्वेश्चन 34 करते हैं। मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 25। Amar, individual resident in India, receives the following payments after TDS during the previous year 25-26. प्रोफेशनल फीस 17 अगस्त को 2,40,000, 4 मार्च को 1,60,000, ठीक है, 2,40,000 1,60,000, तो हो गया मेरा कितना, 4,00,000। अब इसमें बोल रहा है both the above services were rendered in country X on which TDS of 50 and 30 have been deducted। मतलब ये जो आपको मिला है ये आफ्टर TDS मिला है, इसमें TDS कट गया है, तो अपने को दोनों 50 और 30 ऐड करना पड़ेगा, और अपना ग्रॉस इनकम कितना हो जाएगा, 4,80,000 अपना ग्रॉस इनकम हो जाएगा। इसमें 80,000 मेरा क्या है, फॉरेन टैक्स है, 80,000 मेरा क्या है, फॉरेन टैक्स है। He has incurred an expenditure of 2,40,000 for earning both these receipts। इस पे आपका 4,80,000 पे 2,40,000 आपका क्या लगा है, एक्सपेंसेस लगा है। 4,80,000 में 2,40,000 आपका एक्सपेंसेस लगा है। हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है, 5,00,000 का आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एंड ही हैज मेड अ पेमेंट ऑफ 70,000 टुवर्ड्स LIC, ठीक है, इसने LIC में पेमेंट किया। तो सर यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं ऑब्वियसली डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कुछ बोला नहीं है, तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में उसको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको टैक्स लायबिलिटी पूछा है और आपको रिलीफ पूछा है। तो सर यहाँ पे सिंपल था, अपने को पहले ग्रॉस रिसीट्स 480 में 240 लेस करना होगा। नेट इनकम कितना आएगा, 2,40,000, ये हमारा नेट इनकम आ जाएगा। 2,40,000 के बाद अपने यहाँ पर अदर सोर्सेज का इनकम ऐड करेंगे 5,00,000 रुपया, ठीक है। फिर टोटल आपका 7,40,000 GTI आ जाएगा। डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप चैप्टर 6A में अलाउड नहीं है, क्योंकि आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो। 7,40,000 के हिसाब से आप अपना टैक्स निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, 4,00,000 पे आपका नेल आएगा, ठीक है। फिर 3,40,000 पे आपका टैक्स आ जाएगा 5%। जस्ट अ मिनट, एक मिनट बेटा। इसमें शायद पुराना स्लैब रेट लग गया बाई मिस्टेक।
जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। इसमें ना ये वाला स्लैब लग गया है। अब टू 3 लाख पहले नील होता था ना, फिर 3 लाख टू 7 लाख 5% होता था, तो 4 लाख पे 5% हो गया 20,000, और 40,000 पे 10% होता था तो 4,000। तो इसमें ये वाला टैक्स स्लैब लगा हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन रेलिवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपका टैक्स जीरो हो जाएगा सर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी नहीं है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम 7,40,000 है, टोटल इनकम अगर आपका 12 लाख तक का होता है तो अब आपका टैक्स जीरो है। टैक्स जीरो है तो रिलीफ जीरो है, कुछ भी नहीं लगेगा। समझ में आया आपको? टैक्स जीरो है तो रिलीफ भी जीरो है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये पूरा जीरो जीरो हो जाएगा बेटा, समझे? ये जो टैक्स है ये आपका पुराना रेट्स के हिसाब से है। ये जो टैक्स रेट है वो आपके पुराने रेट के हिसाब से, 4 लाख वाली रेजिम के हिसाब से तो रिबेट आ जाएगा। 12 लाख के, 12 लाख तक के इनकम पे तो कोई टैक्स ही नहीं है। पास्ट टर्म पेपर जून 25 में आते हैं। चलिए, Hari, age 42, is a resident individual, furnishes the following particulars of an income earned by him in India and country SA for the financial year this. India does not have a treaty with country SA. एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये सारा इनकम डिटेल्स आपको दे दिया है, ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ हरी, assuming that Hari has satisfied all the conditions of 91 and opted out of the default tax regime। मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन लगेगा, आप यहाँ पे सब कुछ क्लेम वेम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्ट आउट हो गया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, ये आ गया आपका 10,50,000। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम कंट्री ऐसे, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम कंट्री ऐसे 10,50,000। एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होता है, जो इंडिया में कमाया हुआ है तो बाहर गए है सर, तो एग्रीकल्चरल इनकम ये अपने बाद में चेक करेंगे आईएफओस में, अभी रुक जाओ। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कर दिए, पीजीबीपी में ऐड बैक, डिविडेंड आईएफओस में चेक करेंगे। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कंट्री ऐसे 10,10,000, ठीक है। रॉयल्टी इनकम का कितना है? 10,10,000 है, ठीक है। रॉयल्टी इनकम इज 10,10,000, ठीक है। और एक्सपेंसेस कितना इंकर किया इस रॉयल्टी को कमाने के लिए? 2,10,000। तो नेट ऑफ आपका रॉयल्टी इनकम कितना आ गया? 8 लाख हो गया सर, राइट गाइस। नेट ऑफ आपका रॉयल्टी इनकम कितना हो गया? 8 लाख हो गया। तो रॉयल्टी इनकम जो आपने कमाए हैं कंट्री ऐसे से, आपका अल्टीमेटली रॉयल्टी इनकम 8 लाख हो गया। बिजनेस लॉस कितना आपका कंट्री ए में से? बिजनेस लॉस कितना आपका कंट्री ए में, ऐसे में से बिजनेस लॉस? तो ध्यान दो बेटा, आप वही का इनकम को वही का लॉस के साथ सेट ऑफ कर रहे हो। क्या लिखे यार, ध्यान देना। Assume that the royalty earned outside India is eligible for deduction in ATQ भी ठीक है। इनकम टैक्स लॉ ऑफ कंट्री ऐसे परमिट्स द सेट ऑफ बिजनेस लॉस अगेंस्ट एनी अदर इनकम। ये जो आप बिजनेस लॉस है वो आप किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, ऐसा इंडिया का लॉ है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इन कंट्री ऐसे इज हाउ मच? 15%। कंट्री ऐसे का जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो 15% है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, अपने पीजीबीपी इनकम यहाँ पे ऐड कर दिए, अपने नेट रॉयल्टी इनकम जो है 8 लाख का वो अपने ऐड कर दिए, ठीक है। अब बोलता है बिजनेस लॉस 2,50,000, ये बिजनेस लॉस आप इस 8 लाख के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इंडिया का लॉ अलाउ करता है। तो आप 2,50,000 को बिजनेस लॉस के साथ सेट ऑफ, बिजनेस लॉस के साथ आप रॉयल्टी इनकम को सेट ऑफ कर दिए। नेट आपका 5,50,000 आया। 10,50,000 और 5,50,000 कितना होता है? 16 लाख। आप चाहे तो उसको ऊपर भी सेट ऑफ कर सकते हैं, एज यू फील फिट, जैसे आपको सेट ऑफ करना आप कर सकते हो, ठीक है। एज यू फील फिट, आप जैसे सेट ऑफ करना चाहे आप उसको वैसे सेट ऑफ कर सकते हो। तो आपका पीजीबीपी इनकम कितना हो गया सर? फाइनली 16 लाख आपका पीजीबीपी इनकम हो गया, ठीक है। नेट आपका पीजीबीपी आपका इनकम हो गया सर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप ध्यान दो, अब आपको नेक्स्ट चलना है किसमें? नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है आपका एग्रीकल्चरल इनकम।
एग्रीकल्चरल इनकम कहां से आ रहा है? कंट्री ऐसे से आ रहा है। कितना? 2,65,000 आपका एग्रीकल्चरल इनकम है। तो 2,65,000 जो आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, आप उसको एज इट इज क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। डिविडेंड अगेन कितना है? कंट्री ऐसे से, ये आपका 66,000, डिविडेंड को भी आप एज इट इज क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। तो 2,65,000 प्लस 66,000 टोटल आपका कितना है? 3,31,000। आप इसको एज इट इज क्या कर देंगे? आप इसको एज इट इज ऐड कर देंगे। तो आपका फाइनली जीटीए कितना आ रहा है? 19,31,000। ये आपका जीटीए आ रहा है। अब ध्यान दो रॉयल्टी इनकम। आपका रॉयल्टी कितना नेट इनकम है? ध्यान देना, नेट इनकम आपका 8 लाख है। बट 80 QQB में ध्यान देना, 80 QQB में आपको डिडक्शन तो मैक्सिमम 3 लाख ही मिलते हैं। अपने को ऑलरेडी पता है सर, ये अपने चैप्टर 6 से में पढ़े हुए कि 100% ऑफ द नेट रॉयल्टी इनकम और मैक्सिमम 3 लाख। तो आप 3 लाख तक का जो डिडक्शन है वो आप यहाँ पे क्लेम कर लिए। और आपका टोटल इनकम कितना आ रहा है? आपका टोटल इनकम आ गया 16,31,000। आपका टोटल इनकम कितना आ गया? 16,31,000 आपका टोटल इनकम आ गया दोस्त। ठीक है, अब आप इस 16,31,000 के हिसाब से अपना नॉर्म टैक्स निकालिए। पहले आप तो यहाँ पे शिफ्ट आउट कर चुके हैं, तो आपको नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो 10 लाख तक के इनकम पर कितना है? 1,12,500। फिर जो बैलेंस इनकम है, बैलेंस कितना इनकम होगा? बैलेंस कितना इनकम होगा? बैलेंस होगा 6,31,000 पर 30%। 6,31,000 पर 30%, ये आता है मेरा 189,300 प्लस 1,12,500 मैं करूंगा तो ये आता है मेरा 3,01,800। तो 3,01,800 इज माई टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है, 3,01,800 इज माई टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब इस पे ध्यान देना, आपकी टोटल इनकम 16,31,000 है, कोई सरचार्ज नहीं है, सीधा आपको 4% सेस देना पड़ेगा। आप 4% सेस ऐड करके आपका जो टैक्स इंक्लूडिंग सेस है वो कितना हो जाएगा? 3,13,872। अब इसको आप डिवाइड करेंगे किससे? टोटल इनकम में से, टू गेट योर एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। तो 313,872 बाई 1631 अगर आप करोगे, 1631 अगर आप करोगे तो यहां पर आपका 19.24% आपका इंडियन रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। और कंट्री ऐसे में आपको पता है अपने टैक्स कितना दिया है? 15% दिया है। तो 15% का ही आपको क्रेडिट मिलेगा। अब आपको मेन निकालना है मेरा डबली टैक्स्ड इनकम कितना है। ध्यान देना, डबली टैक्स्ड इनकम में आपको डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से को भी कंसीडर करना पड़ेगा। डबली टैक्स्ड इनकम क्या क्या, पहले ये देखिए। डबली टैक्स्ड इनकम में क्या क्या, पहले ये देखिए। पीजीपीपी इंडिया का था। रॉयल्टी इनकम देखो बेटा 5.5 लाख है नेट, बट इसमें तुमको यहां पर 3 लाख का डिडक्शन भी मिला है। एक मिनट, सॉरी, रॉयल्टी इनकम 8 लाख है, ये तो मेरा बिजनेस लॉस के बाद है। तो बिजनेस लॉस को हम जनरल लेगा, रुक जाओ। रॉयल्टी इनकम मेरा 8 लाख है, इस 8 लाख के अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया है। तो मेरा डबली टैक्स इनकम कितना जुड़ा है? एक्चुअली मेरा रॉयल्टी इनकम जुड़ा है 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट मेरा 2,65,000 मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है और 66,000 मेरा डिविडेंड इनकम है। तो 265 मैंने जोड़ दिया और 66,000 भी मैंने जोड़ दिया। ठीक है, टोटल मेरा कितना आ रहा है? 8,31,000 मेरा टोटल आ रहा है। 8,31,000 मेरा टोटल आ रहा है, जो कि मैंने यहां पर जोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, बिजनेस लॉस बोला है कंट्री ऐसे का, तो कंट्री ऐसे का बिजनेस लॉस तो कंट्री ऐसे के इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। तो बिजनेस लॉस कितना आपका? 2,50,000 का। तो आप ओवरऑल लॉस को ओवरऑल इनकम के साथ सेट ऑफ किए, तो अल्टीमेटली आपका जो इनकम आ रहा है डबली टैक्स्ड इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है निकालने का कि कैसे आप डबली टैक्स्ड इनकम निकालेंगे। दैट इज 5,81,000। कितना बोला मैंने? 5,81,000। तो 5,81,000 बेटा आपका क्या है? डबली टैक्स्ड इनकम है। उस पर आप क्या करोगे? अब रिलीफ निकालोगे। अब रिलीफ वही
15% के हिसाब से आप रिलीफ निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा कितना, 87,150। नेट टैक्स लाइबिलिटी कितना आ जाएगा, 2,26,722, मतलब इतना रिबेट आया ना, रिलीफ। तो आप इसको इससे माइनस करेंगे, 313,872 में से आप 87,150 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2,26,722। और आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,26,720। बोलो क्लियर है? बोलिए भाई। चलिए, मॉक टेस्ट पेपर जून 25। मिस्टर अरुण, एक बार खुद से देखो बेटा एक बार। ऑप्टेड आउट ऑफ 115 BAC एंड 1 dirham is equal to ₹25। चलिए करिए अपने आप।
चलिए गाइस, अरुण एन इंडियन रेसिडेंट, age 49 years, employed as a supervisor of ADNOC in the country UAE, earning a monthly salary of 7500 dirhams. In order to look after his ailing mother residing in Mumbai, he shifted his family on 1st July and started his consultancy business in India. Before shifting, he let out his property in UAE at this much dirhams from the same month. तो ये HP हो गया, ये salary हो गया. His stay in India in the last 7 years is 780 days and he was resident for the last 5 years in the last 10 years. ठीक है, ये 1 जुलाई को शिफ्ट हो गया, मतलब बेटा ये ROR है. ये क्या है? ROR. समझ में आया? करंट ईयर ये 182 डेज और मोर है, और लास्ट 7 ईयर्स 730 डेज और मोर है, और लास्ट 10 ईयर्स में 2 ईयर्स से ज़्यादा रेसिडेंट है. तो बात खत्म हो गया. ही इज़ ROR. आपको डिटेल्स दे दिया ऑफ इनकम इन INR फॉर द ईयर एंडेड दिस. कंसल्टेंसी बिजनेस, ये इसका इंडियन इनकम है. फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम ये इसका फॉरेन इनकम है, तो ये डबली टैक्स्ड इनकम में जाएगा. सेविंग्स बैंक भी इसका इंडियन इनकम है, डिविडेंड इनकम भी इसका इंडियन इनकम है, और रेट ऑफ टैक्स आपका 25% दे दिया. ड्यूरिंग द ईयर अरुण पेड 45,000 एज मेडिक्लेम फॉर हिमसेल्फ. तो ATD यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि ऑप्ट आउट कर चुका है. ATD कितना मिलेगा? मैक्सिमम 25,000. इसका एक बार एज देख लो, हाँ 49 है. एंड 56 एज मेडिक्लेम फॉर हिज फादर, अ नॉन रेसिडेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फादर के लिए पे किया है, बट फादर क्या है? फादर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है, फादर एक नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम. तो यहाँ पे लिमिट आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अरुण फॉर द असेसमेंट ईयर. तो एक एक करके चलेंगे. पहले अपने सैलरी निकाल लेंगे. सैलरी कैसे निकालेंगे? 7500 इंटू 12 इंटू दिरहम्स कितना है? 25 रुपया. तो 7500 इंटू 12 इंटू 25. 7500 मंथली सैलरी है. दिरहम्स कितना है? ठीक है, एक मिनट. हाँ, सॉरी, ये 1 जुलाई को शिफ्ट हो गया बेटा, तो इंटू 12 नहीं कर सकते आप. 1 जुलाई को तो इंडिया में आ गया, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना ये दुबई में था. तो दुबई में रहते रहते ही तो सैलरी कमाया होगा ना, तो यहाँ पे 3 मंथ्स मल्टीप्लाई करेंगे आप. 7500 इंटू 3 इंटू 25. अच्छा क्वेश्चन था. 5,62,500. इस पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 50,000, क्योंकि आप ऑप्ट आउट कर चुके हो, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं हो. तो आपका नेट सैलरी इनकम कितना आ गया? 5,12,500. अब इंडिया में आने के बाद आपने क्या किया? लेट आउट कर दिया इंडिया में एक प्रॉपर, सॉरी, बिफोर शिफ्टिंग टू इंडिया. यहाँ क्या लिखा? बिफोर शिफ्टिंग टू इंडिया ही लेट आउट his house property in UAE at 40 to 50 AD from the same month. क्या लिखा है? ध्यान देना. मतलब in order to look after this mother he shifted his 1st July and started his girl before shifting he let from the same month. मतलब 1st जुलाई से ही, 1st जुलाई से सेम मंथ बोल दिया ना, तो 1st जुलाई से ही उसने लेट आउट कर दिया हाउस प्रॉपर्टी 40 to 50 AD के लिए. तो 40 to 50 AD इंटू 9 इंटू 25. ये हो गया मेरा कितना? 9,56,250. 9,56,250 ये मेरा कितना हो गया? रेंटल इनकम हो गया सर. अब इसके अगेंस्ट में मैं क्या करूंगा? इसके अगेंस्ट में मैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दूंगा. तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो गया? 2,86,875. और इसका नेट HP इनकम कितना हो गया? 6,69,375. ये मेरा नेट HP इनकम हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में दो इनकम हम निकाल लिए. अब नेक्स्ट PGBP इनकम कितना होगा? 8,35,000. ठीक है, 8,35,000 हो गया. अब नेक्स्ट IFOS इनकम ये तीन होगा सर, 45,500, 15,250 एंड 7,750. ये तीनों ऐड कर दीजिए आप. 45,500, 15,250, 7,750, इसको तीनों ऐड करके हमारा आ गया कितना? 68,500. तो ये चारों सोर्स हो गया आपका. सैलरी हो गया, HP हो गया, PGBP हो गया और IFS हो गया. कैप गेन छोड़ के सब कुछ हो गया. नेट आपका GTI कितना आ रहा है? 20,85,375. 20,85,375 आपका PGBP GTI आ रहा है. अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना. जब आप ये कर लियो तो आपको अपने लिए तो 25 मिलेगा, बट आपके फादर आपके नॉन रेसिडेंट है, वो रेसिडेंट नहीं है, तो यहाँ पे हायर लिमिट नहीं हो सकता है. इनके लिए भी 25,000 का लिमिट होगा.
50,000 का लिमिट कब होता है? जब वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होते, बट ही इज अ नॉन रेसिडेंट, तो 25 और 25 80D में आपको 25 का डिडक्शन मिलेगा। ध्यान देना यहाँ पे और एक डिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एज 49 है। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम मुंबई, मुंबई का सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट है, तो उसमें 10,000 तक का डिडक्शन मिलेगा 80 TTA में। तो 15,250 के अगेंस्ट में मैं यहाँ पे 10,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। तो मेरा टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा? 25 + 25 50 + 10 60,000 मेरा टोटल डिडक्शन हो जाएगा। 20,85 375 माइनस 60,000 मेरे को नेट इनकम आएगा, टोटल इनकम 20,25,375। 20,25,375 मेरा नेट टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, अब आपका टोटल इनकम आ गया 20,25,380। अब आप इसके हिसाब से क्या निकालोगे? टैक्स निकालोगे। तो टैक्स निकालिए। आप 115 BAC में नहीं हो, आप नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स निकालोगे। तो सेम है सर, 10 लाख पे 1,12,500 और नेक्स्ट इनकम पर 30%। 30% मतलब 10,25,380 होगा ना, क्योंकि 10 लाख पे आपने टैक्स निकाल दिया। नेक्स्ट रिमेनिंग 10,25,380 पे 30%, तो आपका टोटल टैक्स कितना आ रहा है? 4,20,114। इस पे आप 4% क्या निकाल देंगे? सेस। तो आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा कितना? 4,36,919। अब आप अपना इफेक्टिव टैक्स निकाल लीजिए। तो 436,919 ये आपका टैक्स आ रहा है, और आपका टोटल इनकम कितना आ रहा है? 20,25,380। तो ध्यान दो, 436,919 डिवाइडेड बाई 20,25,380, 20,25,380 इंटू 100। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ टैक्स आएगा दैट इज कमिंग टू 21.572। देखो यही आ रहा है, 21.572 आपका रेट ऑफ टैक्स आ रहा है। बट यूएई में आपका टैक्स कितना था? यूएई में आपका टैक्स रेट था 25%। यूएई में आपका टैक्स रेट था 25%, तो ऑब्वियसली विच एवर इज लोअर, 21.572% लोअर है। अब आपको डबली टैक्स इनकम निकालना है। तो डबली टैक्स इनकम थोड़ा ध्यान से निकालना, जो कि वहां पे भी टैक्स हुआ है और इंडिया में भी टैक्स हुआ है। तो 5,12,500 आपका डबली टैक्स इनकम है, क्योंकि ये यूएई का इनकम है, राइट? जो यूएई का इनकम है आपको वही यहां पर ऐड करना है। तो दिस इज योर डबली टैक्स इनकम। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपका डबली टैक्स इनकम है। पीजीबीपी इंडिया में अक्रू हुआ है, फिक्स डिपॉजिट यूएई में अक्रू हुआ है, ये डबली टैक्स इनकम है। ठीक है, तो ये तीन सोर्सेस 5,12,500, 669,375 और 45,500, आपका तीन जो सोर्सेज है ये आपका डबली टैक्स इनकम है। इसी पे आपको क्या निकालना है? आपका रिलीफ निकालना है 21.572 के हिसाब से 2,64,769, ये आप अपना रिलीफ माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा अपना फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इंस्टीट्यूट हर बार आपको सेक्शन 91 से टेस्ट करता है, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट मेरे को कंफर्म कर दो कि हाँ सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्फिडेंस भी अब आ रहा है। देखो एमटीपी जून 25 में जो क्वेश्चन आया था, इन्होंने दिसंबर 25 के पास टर्म पेपर में यही सवाल पूछा है। सेम, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ बायलैटरल रिलीफ अंडर डीटीएए एंड ब्रीफली स्टेट हाउ यूनिलैटरल रिलीफ इज प्रोवाइडेड इन द आईटी एक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं इन द कमिंग 2026 टर्म्स। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ बायलैटरल रिलीफ क्या है? बायलैटरल रिलीफ का मतलब क्या है? इसका क्रेडिट मेथड, एग्जेम्पशन मेथड, टैक्स पेरिंग मेथड, ये सब मेथड्स का मतलब क्या है? यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब क्या है? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मटेरियल आपके पास है, आप गो थ्रू कर लेना, पॉइंटर्स जान लेना, और अपने एग्जामिनेशन में आप ओन वर्ड्स में लिख पाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर करके जाना दोस्त। ठीक है, फिर आ जाओ एमटीपी जून 2025 में। चलिए एमटीपी जून 2025 में आइए, चलिए करिए, प्रैक्टिस ही करना है। अपने बैच का नाम ही प्रैक्टिस बैच है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। खुद से प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं पहले आपको टाइम दूंगा, मॉक टेस्ट पेपर जून 25 है, चलिए ट्राई करिए। क्विक गाइस, थोड़ा क्विक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना? कम से कम मेरे को मन है कि मैं कम से कम 10 सवाल और करा दूं अभी। वो तभी हो पाएगा जब आप मेरे साथ
मेरे को हेल्प करेंगे। क्विक, चलिए। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको पूछा है कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। चलिए निकालिए, पहले टोटल इनकम निकालिए। विराट पांडे है, एज 62 है, फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मेडिक्लेम एंड ऑल है तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेडिक्लेम का जो लिमिट है वो बढ़ जाएगा। चलिए ट्राई करिए बेटा। डन गाइस। टोटल इनकम भी बताना है और टैक्स लाइबिलिटी भी बताना है।
चलिए भाई, बहुत टाइम दे दिया, इतना से ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। ग्रॉस सैलरी है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आप हो, तो यहाँ पे आपको माइनस 75,000 करना होगा। 625 माइनस 75, तो आपका सैलरी इनकम कितना आ जाएगा? 5,50,000 हो जाएगा। ठीक है। प्रोफेशनल इनकम रिसीव्ड इन कंट्री कनाडा 4,80,000, ये अब एज इट इज क्या करेंगे, 4,80,000 आप प्रोफेशनल इनकम ऐड कर देंगे। डिविडेंड इनकम इन कंट्री कनाडा, आईएफओएस है, इसको बाद में करो। रेंटल इनकम देखो, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कंट्री कनाडा 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 है, तो इसमें अपने को क्या मिलेगा? 30% जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 30% अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो 1,80,000 का अपने क्या करेंगे, 1,80,000 का 30% जो है 54,000 लेस करेंगे, और 1,26,000 अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। तो 1,80,000 माइनस 54, 1,26,000 इज योर नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। तो आपका 1,26,000 यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, ये भी अपने को आईएफओएस में लेना है। डिविडेंड इनकम भी अपने को आईएफओएस में लेना है। ठीक है, ये अपने आईएफओएस में ले लिए। अब देखो, ये दोनों आईएफओएस में 88,000 और 62,000 इंटरेस्ट इनकम होना एफडी। तो 88,000 और 62,000, तो 88,000 और 62,000 आप ऐड करेंगे, आपका फाइनली जो इनकम आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्त? आपका फाइनली 62,000 ऐड करके आपका 13,06,000 आपका इनकम आ जाएगा। डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। आपका टोटल इनकम एग्जैक्टली 13,06,000 आएगा, जो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। अब इसी के हिसाब से अपने को क्या करना है, अपने को टैक्स लायबिलिटी निकालना है 12 लाख वाला रिबेट के हिसाब से, बट इसमें रिबेट नहीं मिलेगा सर। अप टू 4 लाख नील होगा, नेक्स्ट 4 लाख 5%, नेक्स्ट 4 लाख 10%, तो 12 लाख हो गया। फिर 1,06,000 पे 15%, 5,900 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा आपका? टोटल 60,000 प्लस 5,900 हो जाएगा। ठीक है, तो 1,06,000 पे 15% निकालेंगे, 15,900, तो 75,900, और इसके ऊपर 4% सेस 78,936 आपका जो होगा, दैट विल बी योर टैक्स लाइबिलिटी। बट अब अपने को क्या करना है? रिलीफ निकालना है। तो रिलीफ निकालने के लिए पहले अपने को डबली टैक्स इनकम को अलग करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, सैलरी जो है, आई मीन प्रोफेशनल इनकम 480, ये मेरा डबली टैक्स इनकम है। ठीक है, 1,26,000 ये भी मेरा डबली टैक्स इनकम है। तो 1,26,000 प्लस 480, प्लस 480, फिर डिविडेंड फ्रॉम कंट्री कनाडा, ये भी मेरा डबली टैक्स इनकम है, क्योंकि ये फॉरेन इनकम है। ये हो गया मेरा 88,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये मेरा 3 सोर्सेज है, ये मैंने 3 सोर्सेज को ऐड किया, और 6,94,000 मेरा डबली टैक्स इनकम है। अब तुम एक बार एवरेज रेट ऑफ टैक्स में निकाल लो, 78,936 डिवाइड बाई 113,06, ये हो जाएगा अब 6.04%। और आपका फॉरेन कंट्री में टैक्स रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है? 12% है। तो डेफिनेटली इंडियन रेट कम है, तो आपको 6.04% इंटू 694, आपको 41,918 का रिलीफ मिल जाएगा, कंसिडरिंग दैट ये टैक्स अपने इंडिया में ही दिया है। और नेट ऑफ करके 78,936 माइनस 41,918, 37,018 टैक्स पेबल हो जाएगा, राउंड ऑफ करके बेटा आपको आंसर लिखना पड़ेगा लवली प्रसाद, 37,020 रुपीज। ठीक है, बोलो भाई, टैक्स लाइबिलिटी 127 कैसे आ गया भाई, कैसे आ गया? आई थिंक आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का रेट लेना भूल गए, आप ओल्ड टैक्स रेट लगा दिए। ये सब मिस्टेक करने से चौल बेना दादा, चौल बेना। ठीक है, डन क्या? अब आओ पीटीपी दिसंबर 24, चलिए क्विक। ये नंबरिंग में कुछ मिस्टेक है बेटा। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है, क्वेश्चंस को सीए इंस्टीट्यूट का मैट को अलग से स्कैनर में डाल दिया गया ना, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग का इश्यूज है। ये नंबरिंग को प्लीज आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। वही मैं बोला कि मैं इतना सारा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभी तक कम क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। डीटी डबल एक और एक क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए करिए।
राहुल अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, Rahul, a resident individual and a cricketer, derived income of 15,25,000 from matches played in country X. Rahul, a resident individual and a cricketer, derived income of 15,25,000 from matches played in country X. Income in country X was taxed at 10% with no basic exemption limit. There is no DTAA between country India and country X. His income from matches in India amounted to 4,90,000. तो रेसिडेंट है, क्रिकेटर है, 15,25,000 का इनकम है, मैचेस प्लेड इन कंट्री एक्स यानी फॉरेन कंट्री. इनकम इन कंट्री एक्स was taxed at the rate of 10% with no basic exemption limit. There is no DTAA between India and country X. His income from matches in India amounted to 4,90,000. He deposited 1,15,000 PPF, paid premium on his life insurance policy 35. ये सब कुछ होगा, लेकिन अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो कुछ नहीं होगा. अच्छा ठीक है, ऑप्टेड आउट है तो ये सब डिडक्शन उसको मिल जाएगा. ही पेड 30,000 टुवर्ड्स हिज हेल्थ इंश्योरेंस एंड इतना फॉर हिज पेरेंट्स हुआ नॉन रेसिडेंट्स. फर्क नहीं पड़ता सर, नॉन रेसिडेंट है तो उसको 25,000 का ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा. टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी पूछा तो एक एक करके करेंगे. पहले आपको इसका इंडियन इनकम निकाल लेना है, फॉरेन इनकम निकाल लेना है. सबसे पहले देखिए इसका 15,25,000 क्या है, इसका फॉरेन मैचेस का इनकम है, तो आप फॉरेन इनकम 15,25,000 ऐड कर दिए. ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैचेस इनकम या व्हाटएवर. इनकम फ्रॉम मैचेस इन इंडिया कितना है, 4,90,000. ये इसका इंडियन इनकम है. इंडियन इनकम कितना है, 4,90,000. तो इसका जीटीए कितना हो जाएगा, 20,15,000 इसका ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा. ठीक है, अब डिडक्शंस देना स्टार्ट करिए. 1,50,000 पीपीएफ है तो ये 80C में पीपीएफ मिल जाएगा. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 35,000 है तो ओवरऑल डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000. आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा 150 प्लस 35 कितना, 1,85,000. तो 185 विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000. फिर यहाँ पे लिखा है 50,000 इन एनपीएस. तो याद करो बेटा, एक सेक्शन होता है 80CCD 1B, एडिशनल डिडक्शन मिलता है ओवर एंड अबव 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1 which restricts 80CCE to 1.5 lakh. But 80CCD 1B gives an additional deduction of 50,000 towards NPS. तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, NPS के ऊपर में आपका यहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा. तो अब 80CCD 1B में यहाँ पे अलग से डिडक्शन क्लेम कर लिए. 30,000 है टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, और पेरेंट्स के लिए इतना है. तो 30 प्लस आपका 30 कितना हो जाएगा, 25 रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और पेरेंट्स के लिए भी 25 रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो 25 प्लस 25 50,000 हो जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ पे 50,000 हो गया या 2 लाख हो गया. तो 20,15,000 माइनस 2,50,000 आपका नेट टोटल इनकम आएगा कितना, 17,65,000. आपका नेट टोटल इनकम कितना आएगा, 17,65,000 आपका नेट टोटल इनकम आएगा. अब इसके ऊपर आप क्या निकालोगे, आप टैक्स निकालोगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ओल्ड रेट है. क्या है, ओल्ड रेट. ही हैज ऑप्टेड आउट. तो इसके ऊपर आप टैक्स निकाल लो. 10 लाख पे आपको 1,12,500 इनकम पे टैक्स निकालना है. फिर 7,65,000 पे आपको 30% टैक्स निकालना है. तो 765 पे 30% प्लस 1,12,500 विल गिव यू 3,42,000 प्लस आपको 4% सेस ऐड करना है विच इज गिविंग यू 355,680. अब आप इस पे ही टोटल इनकम पे एवरेज रेट निकाल लो. कितना, 355,680 डिवाइडेड बाय कितना, 17,65,000 इंटू 100 विच इज कमिंग टू 20.15%. ये आपका इंडियन रेट आ रहा है. फॉरेन रेट ऊपर में लिखा हुआ है कितना, फॉरेन रेट लिखा हुआ है 10%. कंट्री एक्स में रेट ऑफ टैक्स है 10%. तो डेफिनेटली फॉरेन कंट्री का जो टैक्स रेट है वो लोअर है, 10% आप अप्लाई करेंगे. डबली टैक्स्ड इनकम पे आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा. तो आपका डबली टैक्स्ड इनकम क्या है, वही फॉरेन इनकम जो दिया हुआ है. 15,25,000 पे आपको ये रिलीफ मिलेगा, दैट इज इनटू 10%. तो 1,52,500 नेट ऑफ करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2,03,180. ठीक है, तो देखिए अपने को डिफिकल्ट के लिए प्रिपेयर करना है, बट एक बार अगर अपना ओवरऑल प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सर. ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है एवरीवन गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ पर जो है DTAA में ये QR कोड स्कैन करिएगा और CA का भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि 35 से 40 मार्क्स आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन से आते हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा.
DTAA का 2 क्वेश्चंस और ट्रांसफर प्राइसिंग का 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चारों क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है कि मेरा 28 आउट ऑफ 28 आना चाहिए। MCQs अलग, ठीक है, MCQs अलग आता है, कम से कम ये 4 क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग आंसर में, उसके बाद MCQ 10 नंबर का अलग आता है, तो कम से कम 38 मार्क्स का आप इंटरनेशनल टैक्सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम। इतना तो आएगा ही, उसके बियॉन्ड भी लोग एक ठो अलग से पूछता है, तो 38 मार्क्स आपका कवरेज होगा मिनिमम इन योर इंटरनेशनल टैक्सेशन। जितना इंटरनेशनल टैक्सेशन करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा सर। सीए का मटेरियल भी मैंने यहाँ पर दिया है, इसको प्लीज़ आप QR कोड स्कैन करिएगा और भी एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। आज अपना DTAA का फर्स्ट क्लास यहाँ पे ओवर होता है। अपने और एक DTAA का क्लास लेंगे, वो अपने नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपने DTAA का क्लास लेंगे, उसमें अपना DTAA खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं चालू करूंगा ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में मैं 4 क्लास लूंगा, 3 से 4 क्लास मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग में भी जाएगा। उसमें भी मैंने आपको CA का अलग से मटेरियल का क्वेश्चन दिया है, तो वो एक बार आप नोटिस ट्राई करोगे तो आपको चीज़ें जो है समझ में आने लगेगी सर, ठीक है। तो एक बार DTAA अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, CA इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस भी एक बार देख डालना, क्या पता तुमको उसमें से काफ़ी चीज़ आ जाए, तो ये चीज़ जो है आप अच्छे से कवर करते हुए चलोगे सर, ठीक है सर। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ये अपने लिए सबके लिए अच्छा है सर। ओके, चलिए बाय बाय।